हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एकेडमी में। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास सीटेट की प्रैक्टिस सेट के साथ। तो सीटेट में जो है वो हम लोग देख चुके थे पहला प्रैक्टिस सेट, है ना। तो पहला हो चुका था, ये दूसरा है। पहले में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने मैथ्स कवर कर ली है और इन्वायरमेंट कवर कर ली है ना, ईवीएस कवर कर ली है। तो ईवीएस और मैथ्स अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्लास तो आपको वैसे अगर बताएं तो आपकी क्लास आने वाली थी कल, लेकिन गलती से वीडियो ही डिलीट हो गई, है ना। तो इसको दोबारा फिर से करना पड़ रहा है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं दूसरे सेट पर बात करते हैं और इसमें मैथ देखने वाले हैं। मैथ में चलते बढ़ते हैं आगे एक तरफ। एक और चीज़ थोड़ी सी आपको बता दे बात हम, कि जो पिछली क्लास मैंने कराई थी उसमें पेडागोजी नहीं कराई थी, तो मान के चलो तब भी 18 क्वेश्चन आ गए थे उसमें। और ईवीएस जो है वो पूरे क्वेश्चन मैंने 30 करा दिए है ना। तो ईवीएस कंप्लीट करा दिए। अब जो मैथ के कराएंगे ईवीएस कराएंगे तो पूरे के पूरे कराएंगे, 30 के 30, है ना। ईवीएस भी 30 रहेगी आपकी और मैथ भी 30 रहेंगे। और एक चीज़ आप अगर देखो ना, तो लगभग आपकी क्लास बनती है 45 मिनट में। 45 मिनट में सारे ऑप्शन, सारे सवाल जितने प्रकार के बनते हैं, जितने प्रकार बन सकते हैं, सारे ऑप्शन को क्लियर करने के साथ साथ चलते हैं। तब भी आपकी क्लास जो बनती है 45 मिनट के आसपास बनती है इन्वायरमेंट, जबकि इतना सब डिटेल में करने के बाद, और 45 मिनट की लगभग बन जाती है मैथ। क्लियर है भैया। तो ये मैथ हो गई और आपकी ईवीएस हो गई। अगर टोटल हम जोड़े तो कितने मिनट हो गए आपके? 90 मिनट। 90 मिनट ये हो गए। आपको मिलता है सीटेट में समय कितना मिलता है? तो सीटेट में अगर समय की बात करें तो आपको मिलता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब 150 मिनट। 150 मिनट मिलता है। 90 मिनट में आपने ये सॉल्व कर लिया, बचे कितने आपके? 60 मिनट। 60 मिनट में आपको क्या करना है? आपको करना है हिंदी, ठीक है, हिंदी करना है। और क्या करना है? और आपको करना है साइकोलॉजी करना है। और आपको क्या करना है? आपको संस्कृत करना है, ठीक। तो ये 3 चीज़ें 60 मिनट में आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आप इतना थोड़ा करोगे, इतना डिटेल में इतना हम बात करते हैं तो आपका और कम समय लगेगा। चलिए आगे बातचीत करते हैं, सवाल पे चलते हैं। तो सवाल पे आपका पहला दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। 31 पासे के सॉरी एक पासे 31 नंबर सवाल है। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पासा सही है? तो विपरीत फलक की बात की है, तो पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। बना दे इसको हम। चलिए, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 4 है। विपरीत फलकों का मतलब एक छोड़ करके, जब एक छोड़ करके जाएंगे, जैसे यहाँ छोड़कर यहाँ आए तो ये होगा इसका विपरीत, मतलब 2 का विपरीत फलक। पासा जैसे आप देखते हो ना, ये इस प्रकार से पासा होता है, जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हो। तो ये मान लो अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसके पीछे जस्ट क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। अगर ये यहाँ पर 3 लिखा है, इस साइड में 3 लिखा है, इधर क्या लिखा होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। तो इस प्रकार चलेंगे, ठीक। तो कहा है विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। क्या देखो दिख रहा है इसमें 7, 3 और 6 9, 2 और 1 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कुछ इस प्रकार से आपका, ये दिया हुआ है। तो 3 दिया है, 1 दिया है, 4 है और आपका 6 है। यहाँ पर कितना है? 2 है और 5 है। देखो विपरीत फलक मिल रहे हैं। 3 का विपरीत फलक कितना हुआ? 4 हुआ। 1 का विपरीत फलक कितना हुआ? 6 हुआ। देखो 1 छूट रहा है। 2 का विपरीत फलक कितना हुआ? 5 हुआ। सबको अगर ऐड करें तो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया, ठीक। ऐसे सी आप देख लो तो कैसे दिया हुआ? सी अगर देखोगे तो सी इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, 6 1 5 3 4 और 2, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर 4 3 7, ठीक है, लेकिन 1 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन गलत होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन आपका डी भी गलत है। राइट आंसर कौन सा है आपका? डी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना। ये दिया है सवाल हल करना में शामिल है, मतलब गणित करने की युक्ति जो है, विधि जो है, तरीका जो है, उसमें क्या होता है? तो पहला होता है कि अनुमान लगाना। अगर आप मैथ के सवाल सॉल्व कर रहे हो तो क्या अनुमान लगाना सही है आपके लिए? तो अनुमान लगाना आपका गलत है। अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे हमने पूछा कि 10 रुपये खरीदा, 20 रुपये का बेचा, कितने % लाभ हुआ, तो क्या अंदाजा लगाओगे? नहीं। दूसरा है व्यापक, उसमें बहुत गहन सोचना, ये सब चीज़ें। व्यापक कुछ नहीं, ना तो बहुत लंबा लंबा उसमें छाप देना है, कुछ नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना। नहीं नहीं, देख ले चौथा ऑप्शन क्या है? क्रियाकलाप आधारित उपागम। सही बात है कि क्या क्या क्रियाकलाप, क्या क्या फॉर्मूले में यूज हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपका कितने का बेचा, कितने का लिया, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा?
ऑप्शन आपका डी। 33 नंबर सवाल में देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यक्रमों को क्रम से लगाइए। जो कार्य किए गए हैं किसके लिए, आकार और स्थान के लिए, तो इसमें क्रम आपसे दे दिए हैं। कुछ चीज़ हम बता दें आपको, इसमें पहला दिया है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D और 3D मतलब समझ लो थोड़ा सा। 2D का मतलब होता है द्विविमीय और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब इसमें होगी आपकी लंबाई होगी, है ना, चौड़ाई होगी, और क्या हो सकती है आपकी ऊंचाई हो सकती है। इसमें क्या होगा, इसमें केवल लंबाई हो जाएगी या आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, जैसे अगर आपको हम बता दें वर्ग, तो वर्ग क्या है, 2D है। जैसे आपको कहें आयत, तो आयत क्या है, 2D है सर, ये क्या है आपका 2D है। ठीक, त्रिभुज ये क्या है, 2D है। वृत्त ये क्या है, 2D है। अगर 3D की बात करें तो इसका 3D क्या बनेगा, तो इसका बनता है घन। वर्ग का 3D क्या बनेगा आपका, घन। लंबाई चौड़ाई, इसमें लंबाई चौड़ाई और क्या दी है, मोटाई या ऊंचाई। घनाभ का, सॉरी, इसका आयत का क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो ये इस प्रकार कुछ बन जाएगा, है ना, ईंट टाइप का। ऐसे इसका क्या बनेगा, त्रिभुज का, त्रिभुज का बनता है भैया प्रिज्म बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया आपका प्रिज्म बनता है। ठीक, तो ये प्रिज्म हो गया। गोले का अगर 3D देखे तो क्या बनेगा, सॉरी, वृत्त का 3D क्या बनेगा आपका, गोला बन जाएगा, है ना, ये चीज बन जाएगा। इसमें क्षेत्रफल निकलते हैं, 2D में क्या निकलते हैं, क्षेत्रफल निकलते हैं, और इसमें क्षेत्रफल को नाम क्या दिया जाता है, आयतन नाम दिया जाता है। ये चीज याद रख लेना, आयतन, और यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये आपको 2D 3D कवर हो गया, समझ गए। अब इसमें ऑप्शन की बात करते हैं। पहला कहा है 2D मतलब कि इन आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता का मिलान करना। तो ये पहले हम लोग देखें तो 2D 3D कौन है, पहचाने तो ये अभी नहीं कर सकते। बी ऑप्शन दिया है 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना, मतलब बहुत सरल तरीके से वर्णन कर देना। अभी आप पहले पहचान लो, फिर उनके बारे में जान लो, तब तो बात करेंगे। तीसरा कहा है 2D आकारों को छांटना। हाँ, ये हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आकारों को छांटे, इसमें 3D कौन है, 2D कौन है ना। फिर कहा है चौथा, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो अभी ऐसा नहीं कर सकते हो, इनकी आकारों का, विभिन्न आकृतियों का विकर्ण निकालना, गणना करना, तो ये चीज भी नहीं। सबसे पहला क्या होगा, पहले से आकार का छांटना। इसमें सी ऑप्शन पहला होना चाहिए। ऑप्शन आपके कौन कौन दिए, ए में दिया है सी, और किसमें दिया है सी, स्टार्टिंग में सी में दिया है सी। तो इसमें सी दिया है, सी का मतलब पहले हमने क्या किया, आकारों को छांटा। उसके बाद इसी को देखते हैं, इसमें दिया है सी, ए ऑप्शन देख लो भाई, ए ऑप्शन में दिया है सी डी बी। और अच्छा, बाकी सारे क्यों गलत हो गए, बाकी सारे सी से स्टार्टिंग नहीं थे, छांटने से स्टार्टिंग नहीं थे। दूसरा जो है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दिया है सी बी डी ए, तो सी दोनों में सही है। ठीक, पहले हमने छांटा, फिर इन्होंने क्या बताया बी वाले में, इनका चलो देखते हैं पहले सी। तो इन्होंने बताया है कि जो बी में क्या लिखा है, 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो ये नहीं कर सकते पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला, क्योंकि सबसे पहले क्या किया, छांटा, फिर 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता का मिलान किया। तो फिर मिलान किया, मिलान करने के बाद क्या किया, हमने उनकी गणना का वर्णन किया, वर्णन किया किस प्रकार से हैं, फिर हमने उनको सहज बुद्धि से उसको मतलब बता दिया, या सहज बुद्धि से वर्णन कर दिया, सरलता समझा दिया। पहले हमने छांटा, फिर उनको क्या किया, मिलाया, फिर खुद समझा, फिर दूसरे को समझाया। क्लियर है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया, ए ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है गणित में निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है भाई, निदानात्मक परीक्षण। चलिए, निदानात्मक परीक्षण मतलब निदान करना। ऐसे क्या होता है, चिकित्सा वाले डॉक्टर जो होते हैं रोगों का निदान करते हैं, तो इसे पढ़ लो। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो परीक्षण का मतलब जो परीक्षाएं होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों परीक्षाएं आप लेते हो, मतलब उनके निदान के लिए, या उनके जो समझ विकसित करने के लिए, या उनकी कमियों को दूर करने के लिए परीक्षाएं क्यों ली जाती हैं, देखते हैं। तो पहला है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, इसलिए कि हम प्रश्न पत्र बनाएं, हमें पेपर बनाने का शौक है, इसलिए लेते हैं क्या। दूसरी इसमें कही है बच्चों में समझ में निहित रिक्तियों को जानना। निहित मतलब जो उनकी समस्याएं आ रही हैं, हम पहले जान लें कि हमने जो पढ़ाया है, पूरे साल भर मेहनत की है, 2 महीने पढ़ाया है, जो आप टेस्ट लेते हो ना, जैसे परीक्षाएं जो आपकी तिमाही, छमाही, सालाना जो आपकी बनती है, तो हम परीक्षाएं क्यों लेते हैं, हम जानने जो हमने पढ़ाया और बच्चे समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए, क्या क्या कमियां आ रही है। मान लो हमने अगर क्षेत्रफल पढ़ाया है, तो क्षेत्रफल पढ़ाने में हम देख ले कमियां क्या क्या बच्चा कर रहा है, तो उन रिक्तियों को जानना,
तब जान पाएंगे, तभी तो जान पाएंगे उसमें कमियां क्या है, तुमको सुधार का निदान करेंगे। क्लियर है बात? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। फिलहाल सी पढ़ लो। सी में कहा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना, तो क्या इसलिए कि फीडबैक दो अभिभावकों को, गार्जियंस को, इसलिए नहीं। डी ऑप्शन प्रगति पत्रक को भरना, मतलब जो आपका रिजल्ट या परिणाम या प्रगति जो क्या होता है विकास प्रमाण पत्र, इनके कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन कौन सा आपका है कि हम कमियां जाने, उनकी कमियां क्या छूट रही, उन चीज़ों को जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको भर देंगे। तो बच्चे को हमें एडवांस बनाना है ना, एक्स्ट्रा एडवांस, क्योंकि उसकी कमियां जाने, उसकी समस्याएं जाने, वो जब भर जाएंगी, वो जोड़ घटाना हर तरीके सीख जाएगा तो हम जान जाएंगे, परफेक्ट हो गया। इसी से परीक्षा लेते हो आप। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 में कहा है जब राजन के सामने, राजन है एक, तो राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह गुणा प्राय पूछता है कि वह जमा करूं या गुणा करना है, मतलब कि वो जोड़े या घटाए। फिर कहा मैं गुणा करूं या भाग करूं। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं? मान लो कोई बच्चा है और इससे जब कुछ दिए जाते हैं प्रश्न, तो वो पूछता है कि जोड़ना है कि घटाना है, गुणा करना है कि भाग करना है। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आता है? पहला निष्कर्ष निकल के आता है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। तो अगर कर नहीं सकता तो पूछता क्यों है कि जोड़ना है या गुणा करना है? तो कर तो सकता है लेकिन वो कंफ्यूज है। दूसरा है राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर आता नहीं तो आप बाधा डाल रहे हो, ये नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि अगर बच्चे को सचमुच नहीं आता है तो पूछेगा क्यों, बाधा क्यों डालेगा, वो बार बार पूछेगा। और बाधा डालने के बहुत सारी समस्याएं हो, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अगर क्लास में आपको पढ़ाने नहीं देना चाहता है बच्चा, तो ये गलत है। तीसरा है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। भाषा का यहाँ पर कोई बात ही नहीं है ना, यहाँ पर शब्द हैं, संक्रियाएं हैं, है ना। तो मतलब शब्द नहीं, यहाँ पर संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ गुणा घटाना भाग, ये चीजें हैं। चलिए डी ऑप्शन राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, यही आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि वो यही नहीं जानता जोड़ का अर्थ क्या होता है, घटाने का अर्थ क्या होता है, गुणे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका? इसमें भी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 36 पे देखते हैं भाई। 36 में कहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। समचतुर्भुज पहले देख लो क्या है। समचतुर्भुज से वर्ग सुना आपने? ये वर्ग सुना क्या? अभी तो बताया था। ये वर्ग का जो बिगड़ैल रूप होता है, बिगड़ैल रूप कहने का मतलब ये इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। इसको हटा दो थोड़ा सा, ये इस प्रकार से जब बनेगा तब ये था समचतुर्भुज। थोड़ा सा तिरछा हो गया। ये वर्ग रखा था, अब जैसे आप क्या पाइपें लगाते हो, मान लो इसे माचिस की तीलियां हैं और थोड़ा सा इधर हल्का सा खसका दिया तो इस प्रकार से आपका कुछ बन जाएगा। ठीक, तो ये होता है समचतुर्भुज। इसमें क्या कहा है समचतुर्भुज में? देखो भाई, जो विकर्ण दिए हैं तो विकर्ण पहला दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा दिया 6 सेंटीमीटर। कहते हैं परिमाप बताओ। तो परिमाप निकालने का मतलब ये होता है कि ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दो, उसी को बोलते हैं परिमाप। क्लियर है भाई? परिमाप मतलब चारों भुजाओं की लंबाई। अब हमें भुजा तो पता नहीं है, पता क्या है? विकर्ण पता है। तो भुजा निकालने का तरीका आप रट लो या लिख लो, समझ लो। इसका होता है भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का स्क्वायर, मतलब विकर्ण का स्क्वायर पहले वाले, और प्लस विकर्ण का स्क्वायर दूसरे वाले। अगर इस विकर्ण को हम D1 कह दें और इस विकर्ण को D2 कह दें तो फार्मूला मेरा बनेगा भुजा निकालने के लिए क्या बनेगा? 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। बात क्लियर है? यहाँ पर ये D1 मतलब 8, ये मतलब 6 रख दो यहाँ पर, तो भुजा मेरी क्या निकल के आ जाएगी? साइड में निकल के आएगी 1/2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर। D1 का मतलब 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना बनेगा? चलो थोड़ा सा डायरेक्ट बाद में कर देंगे। फिर 6 का स्क्वायर, 8 ढाई 64, 6 छंग 36, 36 64 100, और 100 का वर्गमूल जब निकाल लेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया? तो 100 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 10 गुणे 10। तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी? 5। ये भुजा ही तो निकाल रहे थे हम लोग, साइड तो निकाल रहे थे। तो भुजा मतलब मेरी 5 आ गई, ये 5 आ गई। तो ये बताओ अगर ये 5 है, जैसे ये 5 है, ठीक, तो ये भी कितनी होगी? 5। ये भी कितनी? 5। ये भी कितनी? 5। क्योंकि समचतुर्भुज में, वर्ग में भुजाएं सभी बराबर होती हैं। ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, 5 5 10, 5 15, 5 20। तो आपका आंसर क्या आ गया परिमाप निकालने के लिए? 20। क्लियर है? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक काम किया करो आप लोग, थोड़ा सा मतलब इतनी आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा इतना कर लो
कि जब आप क्लास कभी देखा करो तो कंप्लीट देख लिया करो, ठीक है। और उसके बाद मैंने कमेंट सेशन लिया था आपका अभी कल की क्लास में, उसको देखना चाहो तो उसमें बताया था कि आप जब वीडियो देखा करो पूरी कंप्लीट, देखने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम लगे कहीं पर, आपको समझ में ना आए कुछ ना आए तो उसको डिसलाइक कर दो। हम ये नहीं कहते लाइक करो वीडियो, आप डिसलाइक कर दो। डिसलाइक करने के बाद लेकिन एक काम आप करो, कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम लिख सकते हो कि आपको समस्याएं आ रही है, ठीक है, क्योंकि आप बताओगे नहीं हम जानेंगे कैसे। चलिए आगे देखते हैं। कहा है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक ... शुरुआत करता है। किससे शुरुआत करता है? आप क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहे हो, आप टीचर हो मैथ्स के, आपको क्या पढ़ाना है? क्षेत्रफल पढ़ाना है, एरिया पढ़ाना है। तो आप क्या कर सकते हो? पहला ऑप्शन दिया है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र स्पष्ट करा देना। मतलब हम बता दें भैया क्षेत्रफल आपको पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है, फार्मूला इसका लिख लो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। फिर इसका लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये करोगे क्या? ये छोटे बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों के लिए गलत। दूसरा क्या है? हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की क्षेत्रफल से तुलना करना, ये सही है। कभी भी आपने अगर देखा होगा मेरी मेंसुरेशन की क्लास, तो हम क्या करते थे, 3D डायग्राम समझाना या 2D समझाना है, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, तो हम डस्टर उठा लेते थे, कई मार्कर बता देते थे बेलन के तरीके से। तो चीज़ों से कंपेयर करोगे तभी तो व्यक्ति समझ पाएगा या बच्चा समझ पाएगा। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा सही? बी। सी देख लेते हैं क्या है। आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते क्षेत्रफल ज्ञात करना। सूत्र की बात गलत हो गई, सूत्र नहीं करेंगे। डी ऑप्शन, इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी नहीं। कौन सा? बच्चे को अच्छा महसूस हो, बच्चे को रुचि आए, बस वही ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं एनसीएफ की तरफ। 38 में कहा एनसीएफ भैया आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एनसीएफ जरूर पढ़ लेना, 5 से 10 मिनट का होता है, थोड़ा मेहनत कर लेना, नोट्स पुराने पड़े हों उनको देख लेना, ठीक। अगर ना समझे तो बता देना, तो एनसीएफ के लिए हम कोशिश कर देंगे, ठीक। चलिए तो एनसीएफ में कहा क्या कहा इसमें? एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। मतलब एनसीएफ ये मानता है जो गणित है सोचने के लिए और तर्क के लिए ये कंप्लीट है। मतलब अगर आप मैथ पढ़ते हो तो आपकी जो लॉजिकल मेमोरी है वो बढ़ेगी, ठीक, उसी में जुड़ी हुई है। फिर कहा है नीचे दिए गए कथनों में वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। कौन सा नहीं पालन करता? आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। मतलब कोई अगर आपको परसेंटेज से सॉल्व करनी है तो परसेंटेज के लिए आपको फार्मूला बता दे, एक केवल बता दे, बस यही लगाना। आपको साधारण ब्याज पढ़ाना तो आपको बता दिया SI = PRT, बस यही होता है। क्यों यही होता है? जैसे हमने कहा 10,000 रुपये का ब्याज जो है 10% के आधार पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो हमने कहा फार्मूले में लगा दो। क्यों लगाने? बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने कहा 10% इसका निकाल दो, कितना आया? 100 रुपया आ गया आंसर, कोई फार्मूला नहीं, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब पहला गलत हो गया इसका मतलब तीनों सही होंगे। और ना मन करे तो आप पढ़ लो, ना मन करे छोड़ दो। चलिए पढ़ लेते एक बार हम भी। पाठ्य पुस्तक में सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये सब गलत निकल रहे हैं। उसे पढ़ने की विधि, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब सही हैं। आंसर इसमें कौन सा है? ए, क्योंकि वही गलत है। निर्धारित सूत्र आप नहीं बता सकते हो। 39 नंबर में क्या कहा है? एक शिक्षक कक्षा में, क्या कक्षा मतलब कक्षा से, एक चित्र बना है, आकृति बनी, पर 1/8 निरूपित करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, समझ गए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा निरूपण गलत है। अब गलत कौन सा है? तो देखो इसमें 4 आकृतियाँ दी हैं, 1/8, 1/2, 1/3। 1/3 का मतलब 1 को कितनी जगह बांटा? 3 को, ठीक। ऐसे ही 1/4 का मतलब 1 को कितनी जगह बांटा? 4 जगह। 1/8 का मतलब 1 को कितनी जगह बांटा? 8 जगह। तो पहली आकृति कुछ इस प्रकार से आपकी दी हुई है, इस प्रकार से दी हुई है। अब देखो पूरा ये आपका सर्किल है, मतलब सॉरी ये आपका क्या है? आयत है। कितनी जगह बटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगह बट गया, तो ये आकृति सही है। ऐसे देख लो, सब में गिन लो। ऑप्शन बी में कितनी जगह बटा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी है। ऑप्शन सी देखो इसमें कितने खांचे हैं, कितने पार्ट हैं, तो इसमें 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन सी आपका क्या है? रॉन्ग है, गलत है। चलिए अब ज़्यादा ना पढ़ते हैं, 40 नंबर देख लो जल्दी से। 40 नंबर में कहा है 40 7 9 2 8, मतलब 407928, 40 7 9 2 8। चलो बताओ क्या कहते हैं इसको? इसको तो बोलते हैं इकाई, ठीक।
इसको क्या बोलते, दहाई, इसको बोलते सैकड़ा, इसको बोलते हजार, इसको बोलते 10,000 है ना। अब इसको बोलते हैं लाख। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, करब, 10 खरब, ऐसे तो चलता है आपका। ठीक, तो ये कितना हो गया, यहाँ से गिनो 4 लाख। अब यहाँ 0 लिखा तो इसको नहीं पढ़ना है। 7,928, 2 दहाई 8 इकाई सुना है, तो ऐसे बोल लो 4,07,900, 2 दहाई 8 इकाई। ठीक, तो ये हो गया 4,07,928। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए ऑप्शन, बाकी सारे गलत। 41, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यक्रमों को क्रम से लगाइए। जो कुछ कार्य दिए गए माप की अवधारणा, तो माप की अवधारणा का मतलब हमें मापन सीखना है। बच्चे को क्या सिखाना है, मापना, फुट क्या होता है, इंच क्या होता है, इकाई सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ को बतानी है बच्चे को। ठीक, कैसे बतानी है, पहला तरीका बताया है, सेट करना है। तो पहला इन्होंने बताया है, देखो, शिक्षार्थी लंबाई मापन के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करें। मानक इकाई, अब उसको स्टैंडर्ड लाकर फीता एक दे दे या इंची टेप दे दे, उससे मापे। ये 0.5, ये 6 पॉइंट होता है, ये 7 पॉइंट होता है, ऐसे कह रहे हैं मापने के लिए। तो ये अभी हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करें। ये कहीं ना कहीं हद तक हो सकता है, क्योंकि क्या हो सकता है, हम एक वृत्त रख लें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे ऐसे करते हो ना आप। जब कभी नापते हो, देखा हमने 1 मार्कर, ये 2 मार्कर, ये 3 मार्कर, 3 मार्कर हमने 1 मार्कर नाप लिया कि 1 मार्कर 4 इंच का है, 3 मार्कर फिर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से अमानक का प्रयोग, तो अभी ये सही हो सकता है। फिर देखें, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करें। सबसे सही यही, सबसे पहले क्या करेंगे, सरल अवलोकन, पता लगाएं, वस्तुओं को सत्यापित करें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं अमानक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, मानक, पहले अमानक जान लेंगे, फिर हम लोग मानक जान लेंगे। ठीक, मानक के बाद क्या कर सकते हैं, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंध स्थापित समझते हैं, संबंधों को समझते हैं। पहले देखो, अब समझना, पहले हम लोगों ने पता लगाया कि कितना नापना है, किस में नापना है, किस चीज़ में। तो पहला ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। दूसरी चीज़ कही है इसमें, लंबाई मापने के लिए अमानक, अमानक का प्रयोग करें। तो अमानक का मतलब ऐसे क्या करते हैं हमने, 1 2, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, इस प्रकार से। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो सी बी, देखो स्टार्टिंग किसमें मिल रहा है, सी बी। पहला ऑप्शन डी ए गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन ए बी, ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन बी ए, ये भी गलत हो गया, चौथा ऑप्शन में लिखा है सी बी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका चौथा, मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। 42, 42 नंबर, 42 नंबर देख लो, क्या है 42 में। यदि एक ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या दिया, ऑपरेटर का मतलब ये दिया है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, अब स्टार बोल दो, हमें तो नहीं पता क्या बोलते हैं। इसमें ये दिया कुछ आपका है, समझना सवाल, एक लॉजिकल सवाल, अच्छे समझ लेना इसको भाई। ये दिया है स्टार, और इसका मतलब 3, इसको बताया है इस प्रकार से 4 + 5 + 6, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ में दी है 5 स्टार 4, इसका मतलब बताया है 5 6 7 8 और प्लस। अब समझना चीज़ों को, पहले 2 समझा दे, आप बाकी निकाल लोगे। देखो 4 दिया है और कितनी बार आगे बढ़ना है, 3 बार आगे बढ़ना है। तो 4 हमने यहाँ पर लिखा और प्लस लगाते लगाते कितनी बार बढ़े, 3 बार बढ़े। ऐसे ही 5 लिखा है तो 5 हमने लिखा, प्लस लगाते लगाते हम लोग कितनी बार बढ़े, 4 बार बढ़े। समझ रहे हो, ऐसे ही अब आप समझ गए हो क्या दिया इसमें। अब अगला क्या करना है, आपसे कहा है कि n+8, n+8। अब n+8 अगर ना लिखें, यहाँ पर समझना, सवाल थोड़ा सा आगे समझाते हैं। मान लो लिखा n+2, ठीक, n+2 का मतलब पहले क्या लिखना है, ये वाला लिखना है जो लिखा है, पीछे 5 लिखा था, 4 लिखा था, तो हम लोग किसको लिख लें, n लिख लें, ठीक। n के बाद अगली संख्या n की कौन होती है, n की अगली संख्या m तो होगी नहीं, ना तो x होगी, n की अगली संख्या होगी n+1। क्लियर हो गई। तो देखो 3 पद, 1 2 3, कितने पद इसमें, 4 पद, 1 2 3 4 पद। ऐसे इसमें कितने पद हो गए, इसमें 1 2 पद हो गए। इसको अगर आप बीच में ऐड का निशान तो ऐड कर दीजिए, n से जुड़ा तो कितना आया, 2n+1। क्लियर है। ऐसे मान लो n+3 कर दिया, समझना इन चीज़ों को, n+3 तो कहाँ चलना, n लिखना है, n+1 लिखना है, n+2 लिखना है, ठीक। देखो कितने पद हो गए, 1 पद 2 पद 3 पद, बीच में लगाया प्लस का निशान लगा दिया। कितने n है, 1 2 3 n हो गए, n कितने हो गए, 3, ठीक। समझना इन चीज़ों को।
n कितने हो गए 3n हो गए। ऐसे ही आगे चलो 1 2 और 2 1 3, तो इसको हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया 3 आ गया। बात क्लियर हुई। तो ये आ गया 3, मतलब कि हमने देखो लास्ट में कितना है 3 है, मतलब पद कितने हो गए 3, और यहाँ 2 है, समझना चाहिए 2 है तो लास्ट में कितना आया 1, यहाँ 3 है तो लास्ट में कितना आया 2, क्योंकि ये एक छोड़ के चल रहे हैं, बाकी सीरीज इस प्रकार चले। एक और थोड़ा ट्राई कर ले फिर बताते हैं आपको क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं इन चीज़ों को, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। n ऐसा रहेगा ना, n जब आगे बढ़ेंगे n रहेगा, फिर प्लस लगा दो, n+1 रहेगा, फिर n+2 रहेगा, फिर n+3। देखो 4 पद हो गए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो ये प्लस लगा है प्लस, तो 1 पद ये हो गया, 1 पद ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। n कितने 1 2 3 4, तो 4n हो गए। बाकी 1 2 3 और 3 3 6 ये हो गए। लास्ट वाला पद कितना है 3, और घटते क्रम मतलब बढ़ते हुए जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं 1 2 3 तक, 4 है तो 3 तक जाएंगे, 3 है तो 2 तक गया, 2 है तो 1 तक गया। समझ गए। अब इसको आओ सवाल को देखते हैं। तो सवाल में अब समझो क्या है, n+8 दिया, n+8 का मतलब कैसे होगा, n होगा फिर प्लस लगा दो, n+1 हो जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा लिख दे, n हो जाएगा प्लस लगा दो, n+1 हो जाएगा, फिर प्लस लगा दो, n+2 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ेगा कहाँ तक, n+7 तक बढ़ेगा, क्योंकि 3 वाला कहाँ तक गया था, लास्ट में 2 तक गया था, 2 वाला 1 तक गया था, 3 और 4 वाला 3 तक गया था, तो ये कहाँ तक 7 तक जाएगा। अब देखो n कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जाएंगे, सॉरी 8 तक है ना, 2 वाले में 2n, 3 वाले में 3n, तो 8 वाले में n कितने हो गए 8n हो गए। ठीक, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कोई 8n अगर आ रहा हो तो उसमें लगा दें अभी। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं सी ऑप्शन और कौन सा है डी ऑप्शन। तो आगे और बढ़ना पड़ेगा, कहाँ तक जोड़ें, 1 जोड़ो 2 जोड़ो 3 जोड़ो 4 जोड़ो 5 जोड़ो 6 जोड़ो, ऐसे जोड़ना आपको कहाँ तक जोड़ना है 7 तक। तो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28, तो लास्ट में कितने बन जाएंगे आपके 28। तो 8n + 28, मतलब ऐसे जोड़ना 1 2 3, तो इस प्रकार से कुछ बनेगा ना आपका। अगर यहाँ पर लिख दें, देखो भाई यहाँ पर लिख दें n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, ये बनेगा। तो देखो 1n 2n 3n 4n 5n 6n 7n 8n, ठीक, इनको जोड़ लो, 1 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28। अब क्लियर हुआ। चलिए ये थोड़ा सा लंबा था, ऐसे सवाल डालते हैं, क्यों डालते हैं वो जानते हैं आप, इनमें अर्झोगे और लगेंगे है नहीं, ठीक, लेकिन अब लगा लेना। अगर आपको ज़्यादा लेंथी लगे तो छोड़ भी देना, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि आप सारे क्वेश्चन ही करो। 43 बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। मतलब आपको बताना है कौन सी लुढ़कती है कौन सी फिसलती है। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं कुछ फिसलती हैं सहायता करो। कौन सा, पहला स्रोत बताया गणित के जादू, दूसरा है NCERT, मतलब गणित के जादू 2 NCERT, फिर दिया NCERT कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षा की सहायता करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका कह सकते हैं थोड़ा सा उससे है NCERT या पढ़े हुई चीज़ों से, इनको देख लेना। तो आप एक बार ट्राई कर लेना इसमें क्या आता है। ऑप्शन आपका बता दें, इसमें ऑप्शन आपका डी है, निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों के संकल्पना बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो इसको देखना, ये मतलब ऐसा है बुक से रिलेटेड है। अगर चैप्टर उसमें आपने देखा है NCERT का वो वाला, तो उसमें आपको समझ में आ सकता है क्या क्या हेल्प करेंगी चीज़ें। क्लियर है। चलिए तो 43 आप चेक कर लेना। 44 पे देखते हैं, 44 में क्या है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, अगर आपको अच्छे गणितज्ञ होना है तो पहली चीज़ क्या कर सकते हो, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। सवालों के उत्तर देने के लिए तकनीक में निपुणता, मतलब कि जो कैलकुलेशन होती है, टेक्निक होती है सवालों की, ये आपको आनी चाहिए। तो ये जरूरी है। जैसे आपको कैलकुलेशन अगर बताया आपको, जैसे 4x + 5x और +6 इस प्रकार दिया होता है, आप कैलकुलेशन जानते हो, आपने किया, यहाँ पर आया तो -x, यहाँ पर बराबर आपका आ गया 6, तो x = -6, आपको ये अगर आता है तो क्या ये जरूरी है आपको, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कोई भी सीख सकता है धीमे धीमे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ बहुत अच्छी आती है, मैथ आने का मतलब कुछ और ही होता है। दूसरा कहा है अधिक सूत्रों को याद करना। तो अगर आपको 100-200 फार्मूले याद हैं तो क्या आपको मैथ आती है, नहीं, क्योंकि हमें तो एक भी फार्मूला नहीं याद रहता। अब अक्सर सिग्मा वाला फार्मूला होता है, हम भूल जाते हैं, फिर देखना पड़ता है कहाँ से लिखें। तीसरा ऑप्शन कहा है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ये तो कैलकुलेटर भी करता है यार, इसमें कौन सी नई बात है।
चौथा ऑप्शन है डी, अवधारणाओं को समझना और लागू करना, उनमें संबंध बनाना। मतलब अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझना कि हाँ, अच्छा 100 रुपये का बेचा था, 10% का नुकसान हुआ, तो 100 का 10% मतलब कि 90% वस्तु रह गई। फिर कहा है फिर उस पर लाभ लिया। तो ऐसे आपको अगर समझ में आती चीज़ें तो आप अच्छे गणितज्ञ हो। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका डी सही है। 45 नंबर, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। अरे 2 किलो 600 ग्राम का मतलब क्या होता है बताएं आपको? 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम, 600 ग्राम ऐड कर दो भैया, तो कितने हो गए? तो ये हो गए आपके 2600 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके 2600 ग्राम। फिर कहा है दूसरी चीज़ में, तो दूसरी चीज़ बताई है कि सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। सेबों का भार, सेबों का भार कितना है? तो 1 किलो, यहाँ लिख दें 1 किलो और 450 ग्राम। ठीक, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम और 450 ये हो गया। ठीक, ऐड कर दो तो 1450 ग्राम हो गए। तो सेब आपके हो गए 1450 ग्राम। फिर कहा है आम का भार सेब के भार से कितना अधिक है? घटाओ भाई, यहाँ से घटा दो, इसमें से घटाओ। 0 से 0 गया, यहाँ गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया? 150। तो कितना अधिक है आम? 150 ग्राम अधिक है। किससे? इससे अधिक है। क्लियर है? अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ भी तो रह गया, 2 में से 1 गया तो 1, ये 1, तो आपका कितना हो गया? 1550। उसको जरा सा, तो यहाँ से घटाया 0, यहाँ से घटाया 5, यहाँ से घटाया तो कितना आएगा आपका? 5 बचा, 5 से गया 1 और यहाँ पर गया तो 1, 1150। और 1150 का मतलब कितना होता है? 1 किलो, ये तो किलो वाला है, 1 किलो 150 ग्राम। ठीक, ये अगर ऐसे ना समझ में आया तो आपको कितना दिया था? 2 किलो 600 ग्राम। दूसरा कितना दिया था? 1 किलो 450 ग्राम। तो 2 किलो 1 किलो तो ऐसे ही घट गया, 1 किलो तो ये आ गया, अधिक हो गया। 650 450 में घट गया, कितना बचा? 150 ग्राम। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? आंसर आपका सी, 1 किलो 150 ग्राम। मतलब सेब कम है और आम अधिक हैं। क्लियर? तो आप आम और सेब समझ गए हो तो आगे बढ़ें। चलिए 46 मतलब 46 नंबर में ये कहा है आपसे, चलो हम पढ़ लें। एनसीईआरटी एक अच्छा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पाठों में इस तरह के शीर्षक होते हैं। कैसे? जो एनसीईआरटी किताबें होती हैं गणित की, उसमें ऐसे होते हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किए गए, मतलब नाम बताए गए चैप्टरों के, कबाड़ी वाली या दुनिया की सैर, भोपाल की सैर, सैर सपाटा, ऐसे क्या नाम होते थे? क्यों नाम होते थे ऐसे? जैसे कहते हैं ना, उसमें एक कविता आपने सुनी होगी, दही बड़ा, या आपने उसमें देखा होगा कि नानी का घर, या चलो शहर घूमते हैं, या बतख और बगुले कहानी। मतलब ऐसे टॉपिक नाम क्यों होते थे? तो क्यों होते थे? देखो क्यों हुए नाम, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कबाड़ बेचना थोड़ा सिखाया जाएगा। क्या देखते हैं? पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। तो यहाँ तक तो सही था, विषय वस्तु का अनुमान लगाने के लिए, लेकिन विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए बात गलत हो गई। ठीक, सी ऑप्शन में क्या कहा है? उन्हें अलग सा समझने के लिए। नहीं, अलग सा समझने मतलब क्या अलग से क्या समझेंगे? कुछ नहीं। डी ऑप्शन, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या मिल गई इसमें? इंटरेस्टिंग मतलब हिंदी में कहते हैं रोचक। अगर रोचक मिलने हैं तो भैया आंसर आपको वही, ज़्यादातर वही होगा। ठीक है, तो रोचक बनाने के लिए आंसर इज डी। 47 4 दहाई 7 इकाई। चलो 47 नंबर में आते हैं। 47 नंबर में कहा है इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। बात तो सही है, बहुत गरीबी आ गई है। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ स्थिति का निरूपण करता है? पहला ग्राफ ये बताया है समय, मैं समय हूँ। दूसरा कीमत, तो ये ग्राफ क्या बताया? ये बनाया ग्राफ। देखो समय ये बढ़ रहा है, समय, और ये क्या हो रही? कीमत। देखो ये क्या बता रही है आपको? समय के साथ कीमत क्या हो रही है? गिर रही है। तो समय बढ़ रहा है, धीमे धीमे क्या हो रहा है? देखो समय के साथ कीमत गिर रही है, समय आगे जा रहा है और जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कीमत गिर रही है। तो पहला आंसर गलत हो गया। ठीक, ये होता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन नहीं हुआ। ये क्या है? दूसरा ग्राफ में ये बताया कुछ इस प्रकार से, तो ये टाइम हो गया। ठीक, और ये आपकी कीमत हो गई, जो भी है, चलो कॉस्ट हो गई। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? पहले समय जैसे से बढ़ा, देखो जा रहा ऊपर, समय के साथ साथ कीमत बढ़ी,
बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और देखो यहाँ पर चल रहा है ये चीज़, देखना इस चीज़ को ऐसे समझ लो, ये DI में बहुत पूछा जाता है। देखो समय के साथ बढ़ रहा है, कीमत क्या हो रही, बढ़ रही, और लेकिन फिर स्थिति क्या हुई, समय के साथ कीमत घटने लगी। जब समय के साथ कीमत घटने लगी तो ऑप्शन आपका ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन भी देख लो क्या कहते हैं, ये बता दिया। तो कीमत, सॉरी यहाँ पर क्या है कीमत, यहाँ क्या है समय। तो अब क्या हुआ, समय जैसे जैसे बढ़ा कीमत वैसे वैसे कम होने लगी। पहले कीमत थोड़ा सा क्या हुई, डाउन हुई, और फिर डाउन हो गई। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बचा, वही सही भी होगा। क्यों सही होगा तो आप देख लो, ये समय है, ये कीमत है, ये दिया है, ये दिया, ये करके दिखाओ। तो समय, समय बढ़ाया, देखो समय बढ़ा, ये यहाँ तक, कीमत कीमत कीमत। देखो ग्राफ, इस ग्राफ की कीमत तुम क्या जानो। देखो समय बढ़ रहा है, पहले मान लो समय 2 था, 2 साल, फिर 4 साल, या 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, है ना, 20 दिन, इस प्रकार से समय बढ़ रहा है। और समय के साथ पहले वस्तु कितनी थी, यहाँ पर मान लो 10 रुपये की थी, 15 रुपये की थी, 20 रुपये की थी, 40 रुपये की थी, इस प्रकार से। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ की कीमत क्या हो रही, कीमत क्या हो रही, वस्तु कीमत बढ़ रही। तो ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा। यही आपका आंसर सही है। DI समझाने की कोशिश की है इसमें, आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे, क्योंकि सच बताएं आपको, हम समझ गए अच्छे से तो आप भी समझ गए होंगे, है ना। चलिए 48, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है। तो अंश हर बता दे आपको, ऊपर वाले को बोलते अंश, जैसे आपको दिया है 5/7, तो ये हो गया अंश, नीचे वाला हर हो गया। इसमें पहले इसको दे दिया है, जैसे 3/5, तो 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी, क्या प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है तो, या और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 से 3/5 बड़ा है। रोहित की प्रतिक्रिया क्या थी, रोहित कह रहा था कि ये जो है भिन्न, देखो अंश समान पहले बता दिया आपको, फिर ये बताया है कि जो 5 है वो छोटा है, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है अगर, तो ये उसने बताया 3/7 बड़ी होगी और 3/5 छोटी होगी। तो 3/5 बड़ी है, 3/7 बड़ी है, बताओ मुझे। रोहित ने कह दिया 7 बड़ा है, तो इसका मतलब 3/7 बड़ा है, अंश समान है। तो अब देखो क्या कन्फ्यूजन है, 3/7 का मतलब 7 बीघा खेत है, इनके कितने लड़के हैं, 3। इनके पास कितना है, 5 बीघा खेत है, और लड़के कितने हैं, 3। तो ये 3 जगह खेत बटेगा, 5 बीघा, 3 जगह बटेगा 7 बीघा। बताओ पैसे वाला कौन होगा, ये वाले या फिर ये वाले, ठीक है। तो कौन से होंगे, ये वाले होंगे। तो लेकिन रोहित को कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि भिन्नों के बारे में समझ नहीं पा रहा है। देखते हैं क्या इसमें आंसर दिए हुए हैं। तो उन्हें बताया है रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, ऑप्शन गलत, अभ्यास की बातें नहीं उठती यहाँ पर है। दूसरा होता है रोहित को भिन्न के परिणाम की समझ नहीं है, ये भी गलत। भिन्न के परिणाम की समझ, अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है। भिन्नों में अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। अब ये बताओ, अगर अंश हर की अवधारणा नहीं जानता, उसने बताया कैसा कि अंश समान है और ये अंश समान है, और 5 क्या है, 5 छोटा है 7 बड़ा है, या 7 बड़ा है 5 छोटा है। अंश हर उसको पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। जो भिन्न दी गई हैं इनके तुलनात्मक रूप में जो इनके मान निकलते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आपका हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए 50, माचिस की तीलियों से बने पैटर्न की जांच करिए। अब ये रीजनिंग का सवाल है, इसको देख लेना, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में क्या आता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं कितने लोग इसको करते हो। रीजनिंग का 15वें चरण में कितनी तीलियाँ आएंगी, रीजनिंग तो पढ़ी होगी ना। चलिए देखते हैं कर पाओगे नहीं, कितने लोग कर पाओगे। जितने लोग करोगे, जो शुक्रवार की संडे वो आएगी आपकी कमेंट सेशन, उसमें आपका सम्मान नाम लिया जाएगा। चलिए 51, 51 नंबर में कहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई। तो एक आयत की लंबाई जो है L है, कितनी है, L, तो ये L है। चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो चौड़ाई ये होती है, लंबाई ये होती, चौड़ाई जो आधी है किसकी, लंबाई की, तो ये कितनी हो जाएगी, L/2। फिर दूसरी स्थिति क्या बता दी इन्होंने, दूसरी स्थिति इसमें बता दी है इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए। इस आयत की लंबाई हमने क्या कर दी, लंबाई दूनी कर दी, तो लंबाई भी दूनी कर दी, तो ये कुछ बन गया। फिर कहा चौड़ाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, या चौड़ाई जो है समान रखा जाए, तो चौड़ाई L/2 ही है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी L, पहले थी L बाद में की, दूनी की है ना 2L। क्लियर है। अब ये बताओ अगर ये 2L है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2L। ये L/2 है तो ये कितनी हो जाएगी, L/2।
अगर ऐड कर दो तो भैया ऐड कर दो, 2l ये 2l ये कितने हो गए 4l, आधा l ए आधा l ये मतलब l/2 तो कुल कितने हो गए आपके l हो गए, आधा है ना l/2, l का आधा दोनों मिल गए तो l का पूरा हो गया, तो कितने हो गए 5l। देखो l ही है, l, आंसर कौन सा C, 5l 5l। चलिए आगे देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे, बता देना पहले। तो 52 नंबर क्या है, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखो हम बता दें इसमें क्या है, इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलकों जुड़ा होता है। ये बात गलत होती है। षटभुजाकार मतलब एक होती है आपकी जैसे इस प्रकार से होती है, ये पिरामिड हो गई, ठीक। तो क्या बताया है, तो पहला गलत हो गया। इसके 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक षटभुज होता है। तो प्रत्येक फलक पे षटभुज होता है ऐसा नहीं है, प्रत्येक फलक मतलब इस प्रकार से आपको दिख रहा ना, एक कोन टाइप का जैसे होता है, शंकु भी कटा हुआ छिला हुआ हर तरफ से, पिरामिड होता है। फिर बताया है तीसरा ऑप्शन, एक बिंदु पर 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ षटभुजाकार आधार से मिला होता है। तो ये बात सही है, एक बिंदु पर किसी बिंदु पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। तो हाँ, किसी बिंदु पर देख लो, एक बिंदु पर, तो एक बिंदु ये बिंदु पर क्या होता है, इसका आधार होता है। अगर इसको नोक के बल खड़ा कर दो तो ये आधार बन जाएगा पूरे पिरामिड का, ठीक है। तो ये चीज़ है, सही है। इसमें 2 षटभुजाकार फलक होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं। तो 6 आयताकार फलक नहीं होते हैं, ठीक है, 6 षटभुजाकार फलक नहीं होते हैं, ना फलक होते हैं ना आयत। चलो आगे देखते हैं 53। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी हो गया है। चलो 53 नंबर में क्या है, तो 53 नंबर में ये बताया है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं। अगर हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति की बात करें तो 2 अंक की मतलब ये होता है 9 दहाई 0 इकाई। 3 अंक की बात करें तो 9 दहाई 000 मतलब 9 0 0 3। 4 अंक की बात करें तो 9 के आगे लगा दो। अगर 5 अंक की बात करें तो इस प्रकार से चलता है हिंदू अरबी संख्यांकन। तो 4 अंक की बात कही है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन ए। ये ऑप्शन है, बताए थे हमने, तो ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला। इसमें दिया है 54। तो 54 में क्या होता है, एक इकाई दी मतलब आकृति दी है, आकृति बनाएगी आपके लिए। चलिए आकृति देख लीजिए। तो आकृति कुछ इस प्रकार दी है आपकी, ये दी है, ठीक। इसको हटा दें, ये आकृति। और इन आकृतियों का मान कितना बताया, 3/4। ये इन आकृतियों का अगर मान 3/4 आपको बता दिया है, फिर क्या कहा है, तो 1 से 1/2 क्या होगा, 1 से 1/2। 1 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 सही 1/2 का मतलब 1 है आधा ये है, और 1 2 1 2 और 2 1 3, 3/2 हो गया। 1.5 ये 1.5 ही तो है, 1 और आधा, और 3/2 का मतलब भी 1.5। तो अब आपको ऑप्शन कौन सा दिया है, चलो देखो। पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, चारों दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं मिला है, किसी भी कीमत पर नहीं मिल रहा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन, इसमें भी 2 दिए हैं, तो ये भी नहीं मिल रहा है। सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में जो आपका ऐसा दिया है इस प्रकार से, ठीक, और एक छोड़ के फिर एक दिया है इस प्रकार से, बाकी आपका इस प्रकार दिया है। इस प्रकार दिया है, ठीक। तो ये देखो, इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों की बात, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो आपके सॉरी यहाँ पर 3/4 था, तो ये 3/4 तो हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आधा है, ये आधा, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका 1 सही 3/4 बन जाएगा। 1 और 3/4 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे ये दोनों। तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3/4। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दिया है, तो चौथे ऑप्शन में इसे बनाते हैं। ये मान लो चौथा है, कौन सा ऑप्शन, चौथा, तो ये हो गया 4th ऑप्शन मतलब डी। ठीक है, ये दिया है। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला लें, तो दोनों को मिला लें, देखो कितना दोनों का मान दिया 3/4, तो ये 3/4 हो गया। ऐसे ये कितना हो जाएगा, ये भी 3/4, 3/4 3/4 दोनों को जोड़ दो, तो 3/4 और प्लस 3/4 4 हो जाएगा आपका एलसीएम, और 3 3 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6,
तो 3/2, ठीक। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। चलिए, तो आपको पूछा था 3/2, 3/2 आपने निकाल लिया, चौथा ऑप्शन आ गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। चलिए, अगले सवाल में देखते हैं क्या है। 49,532। तो देखो 49,532 के सन्निकट संख्या कौन होगी। सन्निकट का मतलब नज़दीक से हम कहें आपसे 9,999 के नज़दीक कौन होगा, हजारों में, हजारों संख्या में 9,999 के अधिक। तो 9,999 वैसे 9,561 के नज़दीक कौन हो जाएगा, तब भी नज़दीक कौन हो जाएगा आपका 10,000 तो हो जाएगा भाई, है ना। जैसे आपसे कहें 798 के नज़दीक कौन हो जाएगा, तो हज़ार में अगर बात करें तो आपका 1,000 ही हो जाएगा हज़ारों में। तो ऐसे ही आपका बताया गया है 49,532। तो 49,532। अब देखो 49,000, इसके आगे बढ़े अगर तो आगे बढ़ने पर मिलेगा हमको 50,000, पीछे आए तो पीछे आने मिलेगा हमको 49,000, ठीक, हज़ारों में। तो ये देखो 532 ये अधिक जा रहा है किसकी ओर, ये ज़्यादा नज़दीक किसकी ओर है, इसकी ओर है। इससे थोड़ा दूर है किसके कारण, इसके कारण। अगर 32 ना होता तो बराबर पे लटकी होती कहानी, ठीक। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, ए। आगे देखते हैं 56। अब तक 56। निम्नलिखित में कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम संख्या का मतलब अधिक है, और कौन सी अधिक है, तो ये आप बता दो भाई कौन सी अधिक है। पहला ऑप्शन दिया है 2 + 2 और +2, 2 + 2 + 2 पूरे की पावर 2, 2 2 4 2 6, और 6 की घात कर दो 6 × 36, है ना। अगला दिया है 4 की पावर 2, मतलब 4 को 4 बार गुणा कर दो, सॉरी 4 को 2 बार गुणा कर दो, तो कितना आया 6 के स्क्वायर का 6 को 2 बार गुणा, 6 × 36, 4 को ऐसे लिख लिया, ठीक। सी ऑप्शन दिया है, सी 2 × 2 × 2 और पावर ये, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 8 × 8 = 64। तो अभी तो कौन बड़ा लग रहा है, अभी तो ये बड़ा लग रहा है, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। डी ऑप्शन में क्या दिया है, 2 × 2, ये दिया कुछ इस प्रकार से, 2 दूनी 4, और 4 जब हो जाएगा तो 4 का वर्ग हो जाएगा ना, कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखना 4 का वर्ग, और फिर बना किसका ये, तो 4 × 16, और 16 का वर्ग करेंगे 16 16 हम 256, तो ये बन गई आपकी सीरीज। क्लियर है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये है, उससे छोटा कौन, ये है, उससे छोटा कौन, ये, उससे छोटा कौन, ये, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये। ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 57 में। चलो देखो, ऐसे जैसे आप समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो ऐसे ही वहाँ पर करना होगा। यहाँ पर तो आपको हम बता रहे हैं कि एक एक ऑप्शन क्लियर करके बता रहे हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं इतना सोचना है, थोड़ा सा फास्ट करना है और जल्दी से आपका आंसर लग जाएगा। 57 में कहा है आपको बसें दी हुई हैं 3, फिर कहा है इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुँचने में समय कम लेती है। तो कौन सी कम लेगी, तो पहली बस अगर देखें हम, पहली बस, तो बस पहले कितने बजे चलती है, पहली बस चलती 19:15 पर, 19:15 से चली दिल्ली, अगले दिन मतलब कि अगले दिन 12:40 पहुंच गई। इस समझना इन चीज़ों को। तो यहाँ से चली यहाँ तक पहुँची, अभी बता रहे हैं। दूसरी बस में क्या हुआ, दूसरी बस जो है ये चली है 12:30 बजे, ठीक, ये बस दूसरी है, ये पहली बस है, ठीक। ये 12:30 बजे चली और 18:10 पहुँची। समझना, आज फिर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो वाला आपका घड़ी वाला। तीसरी बस क्या चलती है, तीसरी बस 16:45 पर चली, और कितने बजे पहुंच गई आपकी, ये पहुंच गई 21:55 पे पहुंच गई। क्लियर है। अब देखो कैसा क्या टाइम लगा, 19:15। 19 का मतलब होता है 12 में कितना जोड़ें कि 19 हो जाए, तो 12 में मतलब 7 जोड़ दें, तो 7:15 पे चली थी, और 00 मतलब होता है अगले दिन 12, तो अगले दिन 12 कितने बजे पहुँची, 40 मिनट पर। तो ऐड करो भी टाइमिंग देखना, ये 12:30 बजे चली और यहाँ पर कितना जोड़े, तो 12:30 से अगर इसमें 6 जोड़ दे तो 6:10, ठीक है। ये आपके अनुसार टाइम। इसमें 12 में कितना जोड़े, 4, तो 4:45 पर चली थी, और यहाँ 12 में कितना जोड़ें, तो 12 में 9 जोड़ दें, तो 9:55 पहुँच गई। अब आप टाइम जोड़ सकते हो, 7:15 पर चली है, तो ये देखो अभी घंटों में कितना अंतर है, 7 5 12, 5 घंटे इसने लिए हैं। कितने घंटे, 5 घंटे। और मान लो यहाँ 15 पहुँचती, 7:15 से 12:15 पहुँचती, तो मिनट का अंतर नहीं था, लेकिन यहाँ पर कितना लग गया, 40 मिनट। कितना अधिक समय हो गया, तो 25 मिनट अधिक हो गया। क्लियर है। तो 5 घंटे 25 मिनट। दूसरी चीज़ में अगर देखें तो ये चली 12 साढ़े 12 बजे कितने पहुँची,
6, तो कितना समय ले लिया है? 12 से देखो 6 घंटा तो ऑलरेडी होगा, तो मान लिया 6 घंटे के ऊपर लिया, नीचे जो भी लगा 6 घंटे के आसपास लग गया। इसमें क्या हुआ, ये 4:45 से चली है और यहाँ मान लो 9:45 पहुँचती, 10 मिनट पीछे थोड़ा कर रहे हैं, ठीक, 10 मिनट पीछे। तो यहाँ पर कितना घंटा लग गया? 4 से 5 घंटा लगा, तो यहाँ पूरा 5 घंटा। लेकिन यहाँ 55 मिनट, कितना लेट हो गया? 10 मिनट, तो 5 घंटे 10 मिनट। बात समझ में आ रहा है? 45 मिनट तो केवल 5 घंटा लगता है, लेकिन 45 मिनट से 55 मिनट है। जब 55 मिनट है इसका मतलब 10 मिनट ये एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पर कितना? 5 घंटे 25 मिनट। यहाँ पर कितना? 5 घंटे 10 मिनट। तो हम किससे जाना पसंद करेंगे? बस नंबर 3 से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जो आपको समझ आ जाया करे तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? वैसे गले में दर्द होने लगती बोलते बोलते लगातार। आप थोड़ा सा रिस्पांस देना इस वीडियो पर, देखते हैं कैसा क्या आप पढ़ रहे हो, ठीक? अगर आप यहाँ तक आते हो पढ़ते हुए, वरना अगर बीच में छोड़ देते हो तो कोई बात ही नहीं आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। क्या त्रुटि ज्ञात हुई? त्रुटि देख लो भैया, ये दिया 1/2 + 1/3। 1/2 + 1/3 दिया हुआ है, बराबर दिया 2/5। तो क्या त्रुटि हो गई? सर जी पढ़ा रहे थे गणित, और गणित में एक बच्चे ने क्या किया, 1/2 लिखा था, फिर 1/3 लिखा, उसने ऐड कर दिया, 3 2 5 कर दिया, ठीक, ऊपर लिख दिया 2। ये उससे गलती हो गई। वाकई में क्या करना चाहिए, यहाँ पर लेना होता एलसीएम। कितना? लासा। कितना हो गया लासा? 6। 3 को इधर गुणा कर दिया, ना समझ पाओगे। वैसे 2 से भाग किया था 3 आता है, 3 से भाग किया 2 आता है, ठीक, ऐड कर दो तो 5/6 आना था, लेकिन बच्चे ने ये कर दिया। चलो अब देखते क्या समस्या आ गई। लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। हाँ, उसको क्या नहीं समझ आ रहा है? उसको एलसीएम लेना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो यही आपका आंसर सही है। बच्चे से कहे अधिक से अधिक अभ्यास करे। अब वो बार बार गलत करेगा, कितना प्रैक्टिस करवाओगे भाई? जब उसको समझ ही नहीं आ रहा है एलसीएम कैसे ले, तो आप गलत ही गलत करवाओगे उससे। तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी, अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची से बड़ी होगी वह समझ जाएगी। क्योंकि बच्ची से जैसी बड़ी होगी, अच्छा मतलब ये बच्चा अगर जैसे बड़ा होगा वैसे समझ जाएगा, अपने आप सुधार लेगा। अरे तो आप रखा क्यों गया? आपको टीचर तो इसलिए बनाया कि बच्चे की छोटी छोटी प्रॉब्लम के बारे में उनको समझो, उनमें सहायता करो, उसका निदान करो। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। हस्तक्षेप आपको करना है। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो बच्ची की सहायता करें, प्रत्येक भिन्न आप कहाँ तक समझाओगे? आप उसके कॉन्सेप्ट समझा दी कि भैया देखो ये बच्चा, देखो इसमें आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और फिर आप क्या करना, आपको कुछ ना कर पाना तो 2 को इधर गुणा कर दो, 3 को इधर गुणा कर दो। 3 एकन 3 और 2 एकन 2 और 3 और 2 5 और बटे 6, ऐसे समझा तो आप समझ जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की देखते हैं 59। इसके बाद आपका 60 आने वाला है हाल ही में। अगला क्वेश्चन 59 में दिया है कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। अब ये विकास सर हैं, 56 विद्यार्थियों की कक्षा, उनमें क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं 56 बच्चों को। अब इनका मानना क्या है? तो उनका यह विश्वास है कि परीक्षा के तुरंत बाद, जैसे पेपर खत्म हो, प्रतिपुष्टि या फीडबैक दी जाए तो प्रभावी होता है। मतलब कि अगर प्रतिपुष्टि दे दे कि हाँ किसने कैसा क्या रिजल्ट दिया, कैसा किसका प्रभाव रहा, ये सारी चीज़ें हैं, उसके चीज़ों को हम रिव्यू कर दें, एक्सप्रेशन को बताएं, तो उनको लगता है ये सही होता है, ठीक है। तो वह 10 बच्चों की छोटी सी कक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का अच्छा तरीका कौन सा है? 10 बच्चों को कलेक्ट कर लिया, अब क्या करें, उनका तरीका कौन सा है? प्रभावी मतलब प्रतिपुष्टि देने का, फीडबैक देने का तरीका अच्छा सबसे कौन सा है? तो पहला है यथार्थक रूप से किसी कॉपी का चयन करें, मतलब एटेंडम कोई कॉपी निकाल लें, फिर बोर्ड की सहायता से उस कॉपी पर उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपने हो सकता बहुत अच्छे बच्चे कॉपी निकाल ली या बहुत सा खराब बच्चे कॉपी निकाल ली, या कैसे निकाली, क्या निकाली, ये चीज़ ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत चीज़ है। एक विद्यार्थी को दूसरे उत्तर की जांच करने को दें, मतलब कह दें कि तुम उनकी चेक कर लो, उनकी चेक करें। मतलब अगर मैंने गलत किया है तो उसने भी गलत कर दिया, अगर मुझे अगर गलत पता है उस चीज़ का आंसर, तो हम दूसरे को भी क्या कर देंगे, गलत चेक कर देंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, तो ये नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों से उम्मीद मत रखना ऐसी कि वो सही करेंगे। तीसरा ऑप्शन है वह प्रत्येक सवाल को हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे स्वयं अपने उत्तर को जांच करे। मतलब ये जो और गलत हो गया, सारे उसने आंसर बताए हैं, आंसर बता दे, बोर्ड पर लिख दे, फिर कहे मैच कर लो, तो ये तो क्या हो गया, बेवकूफ़ी हुई ना एक प्रकार की। लास्ट ऑप्शन क्या है? वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन करे। हाँ, सबको इकट्ठा करे,
चर्चा करें, वह किन किन तरीकों से अपने उत्तर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति, सही तरीका क्या होता है क्वेश्चन को आंसर निकालने का, उत्तर प्राप्त करने का, उस पर चर्चा करें, उसको बताए, तरीके बताए, सॉल्यूशन के मेथड बताए। ठीक है, तो ये सही है। इसमें आंसर आपका कौन सा होगा भाई? तो आंसर आपका डी हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चले, और आपका लास्ट सवाल है, एक शिक्षक आकार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों की भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि मतलब आकार बढ़ाने के लिए, आकार जो पढ़ाना उसको जो है आकृतियाँ, स्थितियाँ, आकार कैसे होते हैं, ये चीज़ उसको पढ़ानी है। ठीक, ऐतिहासिक भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि पहला ऑप्शन, आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। सही बात है, कोई भी वस्तुकला होती है, जो भी आप देखते हो, वस्तु देखते हो, उसमें आकार तो होता ही है। कोई किसी की 3D शेप है, किसी की 2D शेप है, कोई चौकोर है, कोई गोल है ना, तो आकार। इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। सही बात है, अगर वो भ्रमण पर लेकर जा रहा है तो हम उसमें इतिहास ही समझा सकते हैं बातें, ज्योग्राफी समझा सकते हैं, उसमें जुड़ी साइंस की बातें समझा सकते हैं, विषयों का क्या होगा, एक जोड़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ है पिरामिड दिखाएं, उसको मान लो एक खंभा दिखाएं तो उसको बताएं ये खंभा मुगलों ने बनवाया था, इसकी आकृति बेलनाकार है ना, तो ये सारी चीज़ उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा भी देख लें, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। नहीं, ये कुछ नहीं है, मतलब पूरा कर लिया उसने सिलेबस, अब कह रहा है चलो टहलने चले, ऐसा को थोड़ा ना होगा। फैमिली को लेकर जाएगा, बच्चों को लेकर जाएगा, है ना। सी ऑप्शन, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशल में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। अवकाश की बात कर दी, यहाँ पर गलत कर दिया, चलो ये ऑप्शन गलत। दूसरा लास्ट ऑप्शन है, क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसीलिए ये अति आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है, जो बात कही पहली, विषयों से कनेक्टिविटी बनेगी और आकार जो है हर विषय वस्तु का एक अभिन्न अंग होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको पर्यावरण की क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अब हाँ आप लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।